हेलो स्टूडेंट्स, आरटीए क्लासेज में मैं राजन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मित्रों में शेयर जरूर कीजिए। और देखिए, इस चैनल का एकमात्र यही उद्देश्य है कि ऐसे जो भी स्टूडेंट्स हैं, ऐसे जो भी बच्चे हैं जो मध्यम वर्ग से बिलोंग करते हैं, जिनके आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर है, जो अलग से ट्यूशन नहीं कर पाते हैं, तो उन बच्चों को ये शिक्षा देना, उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाना, ये इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सभी वीडियो आपको मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अलग से कोचिंग नहीं जा रहे हैं, आपके पास उतनी काबिलियत नहीं है अलग से कोचिंग करने की, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ें और हमारे चैनल के माध्यम से सभी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए, आज का हमारा जो शेष सामाजिक विज्ञान का चैप्टर 1 का जो यूरोप में राष्ट्रवाद, उसको हम लेकर के आए हैं। आज हम लोग बाकी के जो टॉपिक हैं उनको देखेंगे हम लोग। तो इसके पहले जैसा कि हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा है, तो इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था रूमानीवाद। तो रूमानीवाद को आपने पढ़ा, देखा, समझा। रूमानीवाद को होता है कि जैसे जो लोग थे अपने नुक्कड़ नाटक के जरिए, अपने गीतों के जरिए, अपने लेखों के जरिए लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगाने का प्रयास किए, तो वो था रूमानीवाद। अब रूमानीवाद के बाद अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है उदारवादी राष्ट्रवाद। उदारवादी राष्ट्रवाद ये हमारा अगला टॉपिक है। तो देखिए, ये हमारा जो अगला टॉपिक है उदारवादी राष्ट्रवाद, तो हम लोग समझेंगे उदारवादी राष्ट्रवाद क्या है। तो देखिए बच्चों, जो ये उदारवादी शब्द है, यह एक लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के मूल शब्द लीवर, लीवर से मानी गई है। यानी देखिए, जो उदारवादी शब्द है, ये जो है एक लैटिन भाषा के मूल शब्द जो लीवर होता है उससे मानी गई है उदारवादी शब्द की उत्पत्ति, जिसका अर्थ होता है आजाद, जिसका अर्थ होता है आजाद। तो अब इससे आप समझ गए होंगे कि उदारवादी जो राष्ट्रवाद थे उनकी क्या मांगे थी, उनके क्या विचार थे। अर्थात कहने का मतलब, जो उदारवादी राष्ट्रवाद किस्म के लोग थे, उदारवाद किस्म के लोग थे, वे लोग ये थोड़े दूसरे किस्म के थे, यानी थोड़े आजाद किस्म के, थोड़े स्वतंत्र किस्म के थे। अब इन लोगों का कहना क्या था, उदारवादी लोग, यानी जो उदारवादी लोग थे, ये लोग व्यक्ति की स्वतंत्रता चाहते थे। यानी उदारवादी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देते थे। जो उदारवादी लोग थे ये व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देते थे। कहने का मतलब ये यह नहीं चाहते थे कि कोई व्यक्ति किसी के अधीन रहे और किसी का बंधुआ मजदूर रहे। ये लोग उदारवादी लोग जो थे ऐसा नहीं चाहते थे। और कानून के समक्ष, कानून
कानून के समक्ष भी समानता पर बल देते थे। यानी ये जो उदारवादी लोग थे, ये कानून के समक्ष सभी व्यक्तियों की समानता पर बल देते थे। यानी इनका कहना यह था कि अगर कोई भी कानून है तो जो कानून जो उच्च वर्ग के लोगों के लिए है, वही कानून जो है जो निम्न वर्ग के लोग या जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उन सभी लोगों के लिए भी वही कानून होना चाहिए। कोई अलग से उनके लिए कानून नहीं होना चाहिए। ऐसा इन लोगों का एक तरह से कहना था। अगली चीजें ये लोग क्या चाहते थे कि निरंकुश राजशाही, कुलीन और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति। यानी जो पहले से पादरी वर्ग के लोगों को, कुलीन वर्ग के लोगों को विशेष अधिकार मिला हुआ था और जो राजशाही परिवार के लोग थे, ऐसे लोगों को जो विशेष अधिकार मिला हुआ था, उस विशेषाधिकारों की ये लोग समाप्ति चाहते थे। अर्थात इनका कहना यह था कि जो पादरी और कुलीन वर्गों को विशेष अधिकार मिला हुआ है, क्योंकि उस समय जो था कि कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोगों को यह जन्मसिद्ध विशेष अधिकार मिला हुआ था, तो उन अधिकारों की ये लोग समाप्ति चाहते थे। यानी उन अधिकारों को खत्म करना ये चाहते थे। ये चाहते थे कि जो भी अधिकार हो वो सभी लोगों को एक समान अधिकार दिया जाए। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे अपने भारत जो है, भारत में जो मौलिक अधिकार लोगों को दिया गया है, उस मौलिक अधिकार सभी लोगों को एक समान दिया गया है और समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है और तमाम सारे अधिकार हैं। अगर हम उनको बताने लगे तो टॉपिक थोड़ी चेंज हो जाएगी, इसलिए हम उसको नहीं देखें, हम इस यहाँ पे देख रहे हैं। थोड़ी सी एग्जाम्पल आपको बता दिए। तो ये जो उदारवादी लोग थे, ये निरंकुश राजशाही की समाप्ति चाहते थे। यानी ये नहीं चाहते थे कि जो राजा है वो रहे और निरंकुश रहे, जो अपनी मर्जी से जो भी कुछ कर चाह रहा है करना वो कर ले रहा है, मन में आया जो नया नया कानून बना दे रहा है। और जो कुलीन और अन्य जो पादरी वर्ग के लोग हैं उनको विशेष अधिकार मिला हुआ है। इन सब की जो है वे समाप्ति चाहते थे। ये लोग राजतंत्र के स्थान पर प्रतिनिधि सरकार की स्थापना। यानी इन लोगों का ये कहना था कि जो राजतंत्र है वह राजतंत्र क्या हो, खत्म हो जाए और राजतंत्र के स्थान पे प्रतिनिधि वाला सरकार हो। यानी ऐसा सरकार हो, ऐसा राजा हो जो लोगों के द्वारा चुन करके आता हो। ऐसी सरकार ये लोग चाहते थे, उदारवादी लोग। अगली चीज है जो ये उदारवादी लोग चाहते थे, ये जो उदारवादी लोग थे, ये निजी संपत्ति की सुरक्षा। यानी ये लोग जो थे, ये निजी संपत्ति की सुरक्षा भी चाहते थे। यानी इनका कहना यह था कि जो संपत्ति जिसकी है, जिस भी व्यक्ति की है, उस संपत्ति पर उस व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि राजा का आदमी आए, कोई शक्तिशाली व्यक्ति आए और उनकी जमीन पर, उनकी संपत्ति पर अपना अधिकार कर ले जबरदस्ती। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जो संपत्ति जिसकी है उसकी संपत्ति पर उसका अधिकार होना चाहिए। और उस राजा का दायित्व होता है कि उस निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए वह प्रबंध करे। क्योंकि वे लोग कहते थे कि अगर हम टैक्स आपको दे रहे हैं तो किस लिए दे रहे हैं, जब टैक्स हम दे रहे हैं तो आपका दायित्व बनता है
कि हमारे निजी संपत्ति की भी आप सुरक्षा का प्रबंध कीजिए। तो ऐसा लोग उदारवादी लोग चाहते थे। अगली चीजें जो है ये प्रेस की आजादी, यानी ये प्रेस की आजादी चाहते थे। प्रेस की आजादी मतलब जो समाचार पत्र है, कहने का मतलब जो समाचार पत्र होता है उसकी ये लोग आजादी चाहते थे। क्योंकि पहले क्या था कि राजा ने उस समाचार पत्र पर सेंसरशिप लगा रखा था। यानी सेंसरशिप का मतलब ये हुआ कि उनको इतनी आजादी नहीं थी, जो प्रेस मीडिया पत्रकार जो थे उनको इतनी आजादी नहीं थी कि वे अपने मर्जी से कोई भी समाचार, कोई भी न्यूज पेपर में निकाल सके। तो ये लोग चाहते थे कि ये चीजें न हो, बल्कि उनको आजादी मिलनी चाहिए। जो सही चीजें हैं अगर वो निकाल रहे हैं तो निकालना ही चाहिए, यानी सही चीजों को उसको निकालने के लिए, पेपर में समाचार पत्र निकालने के लिए उनको पूर्णतः आजादी होनी चाहिए। इसमें क्या था, राजा जब सेंसरशिप लगाया था तो उसका कहना यह था कि कोई भी समाचार पत्र वाले, कोई भी मीडिया वाले, कोई भी पत्रकार बिना हमारे आदेश के कोई भी न्यूज नहीं निकाल सकता है, और वे सिर्फ वही न्यूज निकाल सकते हैं कि जो राजा चाहता था वही न्यूज निकालते थे। राजा ये कहता था कि तुम अपने अखबार पत्रों में, तुम अपने समाचार पत्रों में ये निकालो कि राज्य में सब सुख समृद्धि है, सभी लोग खुशहाल है, सभी लोगों का जीवन जो है वो सुखमय है, सभी लोग अमन चैन से रह रहे हैं। ऐसी यानी जो राजा की अच्छी अच्छी बातें थी उसको निकालने का काम करो, जो कि ऐसा नहीं हो रहा था। भले ही लोग खाने के लिए मर रहे थे, भले ही लोग भूखे मर रहे थे, लेकिन राजा की अच्छी अच्छी बातें पेपर में निकालने का ऐसा प्रेस को आजादी नहीं थी। सिर्फ केवल जो राजा चाहता था वही समाचार पत्र वाले निकालते थे, और राजा वही समाचार निकालने के लिए कहता था कि राजा और राज्य के जो अच्छी अच्छी चीजें थी वही चीजें, अगर नहीं भी होती थी वह चीजें राज्य में, तब भी जो राजा था वो कहता था कि सभी अच्छी अच्छी चीजें अपने समाचार पत्रों में निकालने का काम करो। तो यही उदारवादी लोग चाहते थे कि ये चीजें, यानी ये जो सेंसरशिप लगा हुआ है, जो समाचार पत्रों पर पाबंदी लगी हुई है, मीडिया पत्रकार पर पाबंदी लगी हुई है, वो पाबंदी हट जाए, और जो सही चीजें हैं जो राज्य में हो रही हैं, जो सही है उसी को मीडिया वाले निकाले। ऐसा करने के लिए, ऐसा उनको अपने समाचार पत्रों में निकालने के लिए उनको आजादी होनी चाहिए। ऐसा ये लोग यानी उदारवादी लोग ये चीजें चाहते थे। अब देखिए हमारा जो, जैसा कि अब इसके नीचे लिखेंगे तो संभवतः आपको नहीं दिखेगा, इसलिए हम इसको मिटाना पड़ेगा आपको। तो ऐसा है, आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ी देर के लिए हम इधर साइड हो जाते हैं और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको मिटाते हैं, और अगली चीजें जो है, जो उदारवादी लोगों का अगला मान था, अगला कहना था, उस चीजों को हम लोग देखते हैं कि आगे ये लोग क्या करना चाहते थे, या आगे ये लोग की क्या मांगे थी। तो देखिए अगली मांग ये उदारवादी लोगों का था, अगला कहना था, यानी महिलाओं सहित सभी वयस्कों को मताधिकार। देखिए अगली मांगे लोग कहा था, महिलाओं सहित सभी वयस्कों को मताधिकार। तो क्रांति के कुछ समय बाद जो है, सिर्फ जिसके पास संपत्ति होती थी उन्हीं लोगों को वोट डालने का अधिकार मिला, और महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं मिला। लेकिन ये कुछ ही समय तक था, बाद में फिर इसको समाप्त कर दिया गया। तो वही ये लोग चाहते थे कि जितने महिलाएं हैं, और महिलाएं पुरुष तो चाहे जिनके पास संपत्ति है या नहीं भी है, जो भी व्यस्त हो गए हैं, तो उन लोगों को वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। तो देखिए ये था उदारवादी राष्ट्रवाद के विषय में।
लोग पढ़ेंगे आर्थिक उदारवाद। आर्थिक उदारवाद हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद। यानी इसके पहले हम लोगों ने जाना कि उदारवादी राष्ट्रवादी जो लोग थे वे क्या चाहते थे, उनकी क्या मांगे थी। अब इसके बाद से हम लोग देखेंगे आर्थिक उदारवाद। देखिए अब हम लोग देखेंगे आर्थिक उदारवाद। तो आर्थिक उदारवादी लोगों का क्या कहना था, आर्थिक उदारवाद क्या चाहते थे, ठीक है। तो पहली चीज ये थी आर्थिक उदारवाद की, यानी ये लोग आर्थिक समानता चाहते थे, यानी आर्थिक समानता। यानी जो आर्थिक उदारवादी लोग थे ये आर्थिक समानता चाहते थे। आर्थिक समानता का क्या मतलब होगा, तो आर्थिक समानता का मतलब ये होगा कि इसमें यह है कि गरीबों को भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। अर्थात ऐसा न हो कि कोई मजदूर, कोई गरीब अगर काम किया तो उसको पैसा न दिया जाए, यानी उनको भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, ऐसा इन लोगों का कहना था। यानी आर्थिक समानता यही है कि जो भी गरीब लोग हैं उनको भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। अगर वो काम कर रहे हैं तो उनकी जो भी मजदूरी होती है उनको दिया जाए, उचित मजदूरी दिया जाए, ताकि वे भी जो है समाज में आगे बढ़ सकें। ये चीजें थी आर्थिक समानता में। और अगली चीज है कि मुक्त व्यापार। मुक्त व्यापार यानी ये जो आर्थिक उदारवादी लोग थे ये लोग मुक्त व्यापार चाहते थे, यानी कि हम किसके साथ व्यापार कर रहे हैं, हमको किसके साथ व्यापार करना चाहिए, किसके साथ नहीं करना चाहिए, ये राजा हमको न बताए, बल्कि हमको स्वतंत्र कर दे। हमारी मर्जी, जिस किसी के साथ हम व्यापार करना चाहें, जहां से व्यापार करना चाहें, हम अपनी व्यापार कर सकें। राजा हमको ये न बताए कि तुमको इसके साथ व्यापार करना है, यहाँ से व्यापार करना है, इस तरीके से व्यापार करना है। राजा हमको ये चीजें न बताए, अर्थात हमारे व्यापार में राजा जो है वो हस्तक्षेप न करे, राजा दखलंदाजी न करे, ऐसा ये लोग चाहते थे, ऐसा इन लोगों का ये कहना था। अर्थात ये मुक्त व्यापार चाहते थे। अगली चीजें थी कि आर्थिक गतिविधियों में राजकीय नियंत्रण न हो। यानी ये लोग चाहते थे कि जो भी हम आर्थिक गतिविधियां कर रहे हैं, जो भी रुपए पैसे से हम कोई भी बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, तो उसमें जो राजा है वो हमको इंटरफेयर ना करे। यानी राजा का हमारे उस व्यापार पे, हमारे बिजनेस पे, हमारे जो भी आर्थिक से रिलेटेड गतिविधियां है उस पे उसका कोई नियंत्रण ना हो। राजा हमको न ये चीजें बताए कि हमको कहां से किस तरीके से व्यापार करना है। यानी अर्थात कहने का मतलब राजा का हमारे आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण न हो, ऐसा ये लोग चाहते थे। और इसी प्रयास से एक संघ का स्थापना किया गया। तो ऐसा प्रयास एक 1834 में किया गया, जिसको हम लोग जालवे राइम कहते हैं। तो अब हम लोग आगे से पढ़ेंगे जालवे राइम के विषय में। जालवे राइम क्या था? जालवे राइम, तो देखिए अभी हम आपको जो बताया है कि जो आर्थिक उदारवादी लोग थे ये आर्थिक गतिविधियों में राजकीय नियंत्रण न हो, ऐसा ये लोग चाहते थे और ऐसा ही ये लोग प्रयास कर रहे थे। तो ऐसे प्रयास से अब क्या होगा, एक संघ का स्थापना होगा। यानी इनका कहना था कि बल्कि इसके लिए एक संघ हो और कितना टैक्स आपको देना है, आपको ये वह संघ डिसाइड करेगा और फिर उसके बाद से हम आपको टैक्स देने का काम करेंगे। लेकिन
राजा ये चीजें न करे कि हमारे व्यापार में हस्तक्षेप करे। तो ऐसे प्रयास से एक संघ का स्थापना किया गया जिसको हम जालवे राइन कहते हैं। तो इसकी जो स्थापना है 1834 ईस्वी में प्रसाद द्वारा किया गया। यानी ऐसा जो प्रयास था, जो आर्थिक उदारवादियों का जो प्रयास था, उनके प्रयास से 1834 ईस्वी में प्रसाद द्वारा एक संघ का निर्माण किया गया, एक संघ की स्थापना किया गया जिसको हम लोग बोलते हैं जालवे राइन। अब देखिए, ये आपको प्रश्न में एग्जाम में इस तरीके से पूछ सकता है कि जालवे राइन क्या है और जालवे राइन किसके द्वारा बनाया गया या किसके द्वारा स्थापना किया गया। तो आप लोग याद रखिएगा कि ये प्रसाद के द्वारा बनाया गया था और सन 1834 ईस्वी में बनाया गया था। और ये प्रसाद जो है, जो आज के डेट में हम लोग जिसको जर्मनी बोलते हैं, वही जर्मनी जो है पहले के समय में प्रसाद था। यानी जैसे जब तक एकीकरण नहीं हुआ था तब तक वही जो जर्मनी है उसको प्रसाद बोला जाता था। उसी प्रसाद के प्रयास से 1834 ईस्वी में ये जालवे राइन का गठन किया गया। तो अब ये जालवे राइन क्या था? तो जालवे राइन, जैसा कि अभी हम आपको प्रश्न में बताया है कि अगर कभी भी आ जाए एग्जाम में कि जालवे राइन क्या है, तो देखिए जालवे राइन जो है एक शुल्क संघ है जो कि प्रसाद के द्वारा बनाया गया था। तो इसको हम लोग लिखेंगे, यानी प्रसाद द्वारा बनाया गया शुल्क संघ। यानी प्रश्न में आता है कि जालवे राइन क्या है, तो आपका आंसर यही होगा कि प्रसाद द्वारा बनाया गया एक शुल्क संघ है। तो ये जालवे राइन था। अब जालवे राइन का क्या कार्य था, क्या उद्देश्य था, इसको हम देखेंगे। तो देखिए, जालवे राइन का जो एकमात्र लक्ष्य था कि जितने भी जर्मन लोग हैं उन सभी लोगों को आर्थिक रूप में एक ग्रुप में बांटने का काम करना। तो अगर हम देखें तो इसका लक्ष्य था, यानी लिखेंगे जालवे राइन का लक्ष्य सभी जर्मन लोगों को आर्थिक रूप में एक सूत्र में बांधना, यही इसका एकमात्र लक्ष्य था। इसमें जर्मन महासंघ के सभी राज्य जो है सम्मिलित थे। यानी का मतलब, यानी इसमें जर्मन महासंघ के सभी राज्य सम्मिलित थे। तो देखिए, इसमें जो है जर्मन महासंघ के सभी राज्य सम्मिलित थे। अब देखिए, इसके आगे क्या था, जर्मन महासंघ में जितने राज्य थे उन सभी राज्यों में अलग अलग मुद्राएं चलती थी। करीब अगर देखा जाए तो 30 से अधिक मुद्राएं चलती थी। तो उन 30 मुद्रा को समाप्त करके, यानी यह संघ क्या किया कि उन प्रचलित मुद्राओं को घटा करके सिर्फ 2 मुद्राएं कर दी। तो इसमें अगली चीजें यह है जालवे राइन में कि प्रचलित मुद्रा की संख्या घटाकर सिर्फ 2 कर दिया गया। यानी इस संघ के द्वारा जो जर्मन महासंघ में
अलग अलग मुद्राएं चलती थी, उन सभी मुद्राओं को हटा करके, समाप्त करके, जो भी प्रचलित मुद्रा थी उनकी संख्या में जो अलग अलग थी उनको घटा करके और सिर्फ 2 मुद्राएं कर दिया गया इस संघ के द्वारा। और इस संघ में अब ये हुआ कि जो व्यापारी थे, जो अभी आपको आर्थिक उदारवाद में बताए हैं, तो इसमें जितने भी व्यापारी वर्ग के लोग थे उन सभी व्यापारियों का जो सीमा शुल्क या जो टैक्स लगता था, अब क्या करता था, तो ये जाल्वे राय नामक जो संघ बनाया गया यही डिसाइड करता था कि जितने व्यापारी हैं उन व्यापारियों को कितना टैक्स देना होगा। तो अब इसमें क्या हुआ, राजा ने भी इस बात को मान लिया, स्वीकार कर लिया। यहाँ पे क्या हुआ कि जाल्वे राय ही सभी व्यापारियों के टैक्स को निर्धारित करता था और वसूलने के बाद वह राजा को दे देता था। तो इस तरीके से जाल्वे राय काम करता था, इस तरीके से जाल्वे राय का ये कार्य था। जाल्वे राय का निर्माण हो जाने के बाद और क्या चीजें हुई, तो इसमें रेल लाइन का भी प्रसार हुआ। रेल लाइन का प्रसार, ये चीजें हुई, यानी रेल लाइन का प्रसार हुआ इस जर्मन महासंघ के बन जाने से। इसका कार्य था व्यापारियों के हितों की रक्षा। ये जो संघ था ये व्यापारियों के हितों की रक्षा करता था। इस तरह से जो राजा व्यापारियों के व्यापार में हस्तक्षेप करता था, इंटरफेयर करता था, अब वो चीजें यहाँ पे नहीं रह गई। अब जो था, ये जो भी व्यापारी थे उन व्यापारियों के लिए जो भी शुल्क होता था या जो भी टैक्स होता था वो डिसाइड करने का काम अब जाल्वे राय नामक संघ करने लगा। तो इस प्रकार से अब यहाँ पे क्या हुआ, तो व्यापारियों के हितों की रक्षा होने लगी। अर्थात कह सकते हैं कि जो जाल्वे राय है यह व्यापारियों के हितों की रक्षा करने का काम करता था। इस प्रकार जो जाल्वे राय था वह आर्थिक हितों की रक्षा करता था और आर्थिक हितों की रक्षा करने के साथ साथ अब यहाँ पे क्या हुआ, तो आर्थिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। और आर्थिक राष्ट्रवाद को जब बढ़ावा मिला तो धीरे धीरे ये जो है, यानी आर्थिक राष्ट्रवाद एक व्यापक रूप से फैल गया। तो इस तरीके से ये जाल्वे राय था। अब हमारा ये 2 टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा उदारवादी राष्ट्रवाद, उसके बाद से आप लोगों ने जाना आर्थिक उदारवाद क्या होता है और आर्थिक उदारवाद लोगों का कहना क्या था, उनका मान क्या था, वे लोग क्या चाहते थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जाल्वे राय क्या था, जाल्वे राय का कार्य क्या था, जाल्वे राय किसके द्वारा बनाया गया था, क्यों बनाया गया था, इन सभी चीजों को हम इसमें जाने समझे। अब आप लोगों से यही गुजारिश है, आप लोगों से यही निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से सभी वीडियोज आपको समय समय पर मिलती रहे। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस टॉपिक से कहीं कोई दिक्कत होती है, कोई क्वेश्चन होता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, उसका उत्तर आपको जरूर दिया जाएगा, उसका रिप्लाई आपको जरूर दिया जाएगा। तो धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें